Honey, a box of mass 4 kg is placed on a wooden plank of length 1.5 meter, which is lying on the ground. The plank is lifted from one end along its length so that it becomes inclined. It is noted that when the vertical height of the top end of the plank from the ground becomes 0.5 meter, the box begins to slide down. The box begins to slide down. पहले तो ऐसे था हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था। जब ये हाइट 0.5 मीटर हो गई, ये हाइट कितनी होगी जी? 0.5 मीटर। तो ब्लॉक क्या करने लग गया भाई? बिगन्स टू स्लाइड डाउन, मतलब जस्ट बिगन्स टू स्लाइड डाउन। तो यहां वाला जो एंगल जो भी बनेगा वो एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। वो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा जी? रिपोज। समझ आई बात है कि नहीं? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जब किसी इंक्लिनेशन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो इंक्लाइन करने लग जाए। वो क्या करने लग जाए भाई? अपने आप इंक्लाइन करने लग जाए। जिस एंगल पे वो इंक्लाइन करने लगता है, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है वो, मतलब स्लाइड करने, इंक्लाइन नहीं, स्लाइड करने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं जी? एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो ये अब इससे पूछा गया है कि हमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द प्लैंक। tan फाइव का फार्मूला था जी, tan फाइव म्यू के बराबर था जी। tan फाइव का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वुडन प्लैंक था, ये वाला जो क्या था जी? वुडन प्लैंक था। इसकी जो हाइट मतलब लेंथ कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। बेस निकाल सकता हूँ जी, अंडर रूट 1.5 स्क्वायर माइनस 0.5 का जीरो। यही बनेगा जी। क्या हो जाएगा जी? बेस का वैल्यू 3/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 8/4 √2 आ गया। 8/4 कितना आ गया जी? tan फाइव आ गया जी। म्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? और तो कोई तरीका ही नहीं इसमें। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगाया मैंने, बाकी तो ट्रिग्नो तो लगनी ही लगनी है। और तो ना इसमें मास दे रखा है, मतलब मास तो दे रखा है पर फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे दिख रहा है? इज इक्वल टू म्यू आर होता है जी। ठीक है जी। एफ की वैल्यू या तो दी होती है हमें फ्रिक्शन की, तभी निकल सकता है। एम जी हो जाएगा, बाकी तो और तो क्या होगा यहाँ पर? फाइव, वो तो पूरी डेरिवेशन हो जाएगी जी। एम जी कॉस फाइव और ये एम जी साइन फाइव, वो पूरी डिराइव करोगे फिर वही फार्मूला आ जाएगा लास्ट में। ये तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, तो यहीं जाके रुकेगी गड्डी। अब तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, पीछे हमने जो एंगल ऑफ रिपोज की डेरिवेशन करी है वो ही डिराइव होगा फिर तो पूरा। ये फ्रिक्शन है जी, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एम जी कॉस फाइव, कम से कम लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? एम जी साइन फाइव म्यू एम जी कॉस फाइव। एम जी से एम जी कैंसल, तो म्यू क्या आ गया जी? साइन फाइव बाय कॉस फाइव। म्यू क्या आ गया जी? साइन फाइव बाय। ये उससे पहले वाले लेक्चर का था क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन आएंगे, बस ज्यादा नहीं करा रहा अभी। आज तो बस दो डेरिवेशन ही करा पाऊंगा, फिर 4 बजे से टेस्ट। मुझको भी एक जगह जाना है बस। हाँ आ जाओ भाई। जिनका भाई काम पेंडिंग है, जिन्होंने एक्स्ट्रा करना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे थोड़ा 11:30 11 बजे आ जाए, स्कूल नहीं जा रहे हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम लगाओ वहीं, आओ रिवाइज करो। हाँ जी चले आगे जी।
A mass 200 kg is resting on a rough inclined plane. 200 kg is resting on a rough inclined plane. Angle 30 डिग्री है. If the coefficient of friction की वैल्यू गलत देखिए 1 नहीं होगी, 1/√3. Find the least and greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. To keep the mass in equilibrium. ग्रेटेस्ट फोर्स कब लगेगा? जब mg sin थीटा नीचे है और फ्रिक्शन भी नीचे है, तो उस टाइम लगेगा जी ग्रेटेस्ट फोर्स. उसको रोकने के लिए कम से कम P, मैंने आपको बताया भी है ये इंक्लाइन प्लेन की, दोबारा समझ लो. देखो डेरिवेशन, ये m मास है तो ये mg, ये थीटा तो भाई ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा. नॉर्मल रिएक्शन R, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भाई? R. अब मैक्सिमम के कंडीशन में जब उसने पूछा लीस्ट और ग्रेटेस्ट, मैं पहले ग्रेटेस्ट निकाल रहा हूं. पहले क्या निकाल रहा हूं भाई? ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट में मैंने मान लिया कि ये बॉडी नीचे को जा रही. बॉडी अगर अपने आप नीचे को जा रही थी, हम अप्लाइड फोर्स ऊपर को ले जा रहे हैं उसे ऊपर की तरफ. अप्लाइड फोर्स कहां लगा रहे हैं जी? ऊपर की तरफ. ठीक है जी. और ऊपर को मिनिमम कंडीशन क्या है ऊपर को ले जाने की? कांस्टेंट स्पीड से कम mg sin थीटा और f का सम किसके बराबर होने चाहिए? p के. अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूं विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, या आप कह दो कि मास को इक्विलिब्रियम में रखना है. मास को क्या रखना है जी? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मतलब p इज इक्वल टू mg sin थीटा किसके बराबर है भाई? देखो जी, अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा अगर रेस्ट पे है बॉडी को. ठीक है जी. बॉडी क्या है जी? रेस्ट पे है. ठीक है जी. इसमें कंडीशन क्या है जी? हमारा अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा से बड़ा था. अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा से बड़ा था. देखो जी, अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा से बड़ा था तो फ्रिक्शन किधर को लगा जी? नीचे की तरफ. ठीक है जी. तो P क्या आ गया? mg sin थीटा प्लस f का फार्मूला. हाँ जी मित्रा जी, फ्रिक्शन का फार्मूला. ऐसे ना काम नहीं बनेगा भाई. वो यू बाय आर, न्यू इंटू आर बाय, पहुंच गया था सही था. न्यू इंटू आर. हाँ जी. आर क्या है जी? आर वैल्यू 1 mg कॉस. देखो आर नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है भाई? mg इंक्लाइंड. देखो मैंने दो बातें बताई भाई. हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसमें आर की वैल्यू mg है. अगर ऐसे सरफेस बनाया है और ये मास रखा है उसमें आर की वैल्यू क्या है भाई? mg. और इंक्लाइंड प्लेन बनाया है तो उसमें आर की वैल्यू क्या है जी? cos थीटा. mg cos थीटा. ठीक है जी. आर क्या है जी हमारा? mg cos. तो आर हमारा क्या आ गया जी? mg cos थीटा. एफ क्या आ जाएगा? म्यू आर. एफ क्या आ जाएगा जी? म्यू आर म्यू mg cos थीटा. म्यू mg फ्रिक्शन ये आ गया जी. डन है. तो भाई मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया जी? P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. म्यू mg, P की वैल्यू क्या आ गई? mg बाहर आ गया जी.
साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू समझ आ गया जी। मैक्सिमम ये ग्रेटेस्ट फोर्स लगेगा, ये क्या लगेगा भाई, मैक्सिमम फोर्स। इसमें कंडीशन पता क्या है जी, अप्लाइड फोर्स तो था पहले एम जी साइन थीटा से बड़ा था, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, पर फ्रिक्शन फिर कहां को जाएगा भाई, नीचे को। उसने फिर बैलेंस कर लिया, एक कंडीशन आ गई कि इक्विलिब्रियम में आया तो फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस कर लिया। अब दूसरा केस क्या होगा, एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, अप्लाइड फोर्स छोटा होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी फिर, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जाना चाहेगी। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं करता, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। समझ आई बात कि नहीं, ये नोट कर लो जी फटाफट। नेशन का क्वेश्चन नंबर 61, पेज नंबर 5.46 पे। वैल्यूज दी हुई है भाई, एम की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, एम 200, एंगल भी दे रखा है थीटा, वैल्यूज डालेंगे आंसर आ जाएगा, म्यू गिवन है। ठीक है जी, ज्यादा हो जाएगा। लीस्ट के लिए मैं करके दिखा देता हूँ जी फटाफट, नोट कर लो पहले। दो तीन क्वेश्चन ही करेंगे बस, फिर हमने एक पुल इज इजियर देन पुश नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज वैसे हो जाना था चैप्टर, चलो पर थोड़ा इमरजेंसी काम है मुझे। ये तो पी किसके बराबर है भाई, एम जी साइन थीटा प्लस एफ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कि बॉडी हिलेगी नहीं, या तो रेस्ट पे है, या वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। मतलब एक्सेलरेशन क्या है भाई, जीरो। इक्विलिब्रियम बोल दिया ना भाई उसने। तो इस इंक्लाइंड में दो केस हो सकते हैं भाई, या तो आपकी बॉडी ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा था, हमने अप्लाइड फोर्स ज्यादा था, एम जी साइन थीटा कम था, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी जी, ऊपर की तरफ। बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी मोशन की, ऊपर की तरफ। फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, नीचे की तरफ। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा जी, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा प्लस। अब दूसरा केस देखो जी, लीस्ट के लिए बात करें तो वही डायग्राम है, ये थीटा तो ये एम जी, और ये थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और ये नॉर्मल, ये क्या है जी, नॉर्मल। अब देखो जी, अप्लाइड फोर्स तो ऊपर लगा रहा हूं जी, ये P1 ले लो, वो P था। अब एम जी साइन थीटा बढ़ा, अब कौन बढ़ा है भाई, एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन P1, तो बॉडी की टेंडेंसी कहाँ होगी, नीचे को। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बॉडी की टेंडेंसी कहाँ होगी जी, अब नीचे को जाने की। फ्रिक्शन ऊपर को हो गया, इन दोनों ने मिलके इसको रोक लिया,
नीचे जा रही है भाई, फ्रिक्शन भी लगेगा उसमें। उसमें तो भाई अप्लाइड फोर्स ज्यादा था, उसकी टेंडेंसी जा कहीं नहीं रही, इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे। ना उस केस में कहीं जा रही है ना इस केस में। उसमें टेंडेंसी ऊपर की थी। अप्लाइड फोर्स बढ़ा था किससे? एम जी साइन थीटा से। ऊपर वाला फोर्स बढ़ा था नीचे वाले से, तो टेंडेंसी किधर को हुई? ऊपर की तरफ इस वाले केस में। तो फ्रिक्शन कहाँ लगा? नीचे की तरफ। अब इस वाले केस में क्या है? एम जी साइन थीटा बड़ा है, अप्लाइड फोर्स छोटा है, तो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी कहाँ को जाने की होगी जी? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी? ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी? ऊपर। समझ आया? कोई डाउट इसमें? तो एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है जी? P1 + F। तो P1 अप्लाइड फोर्स पूछा उसने तो क्या पूछा जी? बाहर का फोर्स कितना लगा रहे हो आप? तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दोनों केसेस में वही है भाई, फ्रिक्शन का फार्मूला तो वही है। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन तो उतना ही रहता है। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन क्या रहता है जी? सेम। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी, उसमें प्लस था उसमें माइनस हो गया बस। एम जी कॉमन ले लो। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस म्यू। दोनों के कर लो। हाँ जी, दोनों के कर लो। समझ आ गया जी क्वेश्चन? वैल्यूज डलेंगी जी। वैल्यूज डालूं? ये 200, जी 9.8। हाँ जी, साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2। पी इज इक्वल टू 200 इंटू 9.8। 1/2 म्यू कितना दे रखा था? 1/√3। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3 से √3 कैंसल, ये कितना आ गया? 1960। 1/2 + 1/2 ये 1 हो गया, तो ये 1960 न्यूटन आ गया। ये कितना आ गया जी? 200 इंटू 9.8 साइन 30 माइनस 1/√3 कॉस 30 √3/2। तो ये 0 आ गया। ये तो मैंने डेराइव करके दिखा दिया वो, कल जो केसेस पढ़ाए थे परसों, उसकी डेरिवेशन है ये। वहां वर्क डन था, वर्क डन का फार्मूला क्या था? अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस यही कराया था ना जी। बस एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा खुद ही इंक्लाइन प्लेन वाले। फिर एक टॉपिक करा रहा हूँ, पुल इज इजियर देन पुश, और सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक हो जाएगा। टेस्ट याद है? यहाँ पर रिवाइज कर लेना बैठ के। समरी देख लूंगा फिर हाँ, आराम से कर दो। मेरे को 1-2 दिन आप आ जाओ एक्स्ट्रा जब भी छुट्टी लेते हो, आपका चैप्टर में तैयार हो। फिर वो डिविजन क्लास इसकी केमिस्ट्री की पता नहीं। वो तो संडे को थी रिवीजन क्लास, मैंने भेजा था रिवीजन क्लास और मोशन बन गई। ठीक है जी, वो संडे को थी। बाकी पता नहीं, और चेक कर लेना कौन से ग्रुप में आया अभी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो जी एक बार, जल्दी से देखें। इंक्लाइन वाला ही है वो, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा ही होने वाला है भाई, और तो कुछ नहीं है। कुछ मत्था मारोगे खुद तब चीजें समझ आएंगी। बॉक्स ऑफ मास 4 kg
रेस्ट अपॉन एन इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इज ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है। पहले हॉरिजॉन्टल था, रेस्ट अपॉन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टली इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इट इज फाउंड दैट व्हेन द स्लोप इज 1/3। एक चीज याद रखना, जो ये दिया हुआ स्लोप इन 1/3, स्लोप इन 1/3 का मतलब क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू देती है। स्लोप 1/3 का मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू होती है। आगे क्वेश्चन आएगा स्लोप 1/50, तो साइन थीटा क्या है, 1/50। ठीक है जी, तो आपको याद रखना ये चीज, ये इससे पता लगेगा आपको साइन थीटा की वैल्यू, उससे आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। कैसे, 1, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 √8। बेस है भाई, 3 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, तो बेस स्क्वायर क्या आ गया भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, बेस कितना आ गया जी, √8। बेस कितना आ गया जी, √8। ठीक है, कोएफिशिएंट पूछा, जस्ट अभी स्लाइड करना शुरू हुआ था, वही अभी आपको जो कराया मैंने, tan फाइव या tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो भाई tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन 2√2 हो जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हो, √8 को 1/2 √2। √8 की वैल्यू क्या है जी, 1/2 √2 म्यू आ गया जी। What force applied to box parallel to the box parallel to the plane will just make it move up the plane, just make it move up the plane, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, अभी बताया था जी। हाँ सीधा लगा सकते हैं जी, एम जी साइन थीटा ऊपर की तरफ जा रहे थे तो म्यू एम जी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ जा रहे थे तो क्या होगा जी। ठीक है जी, बस सीधा आप लगा दो जी, बस आंसर आ जाएगा। ऊपर की तरफ जाना है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर की तरफ जाना है, तो फार्मूला क्या है जी, किस किस को बैलेंस करना है, देखो दोबारा समझ लो भाई, ये मास एम है, तो एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा भाई, हमने इसको 5 मान लिया, इसको यहाँ थीटा ही ले लो चाहे, ये एम जी, ये थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है अप्लाइड फोर्स पी, तो फ्रिक्शन भाई नीचे लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा जी, नीचे। तो मेन ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो किस किस को बैलेंस करना है भाई, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन को याद रखना है, म्यू एम जी कॉस थीटा है भाई। ठीक है जी, डन है। चलो टॉपिक करेंगे, वैल्यूज आपने निकालनी है, एक तो मैंने निकाल दी, एक की रह गई। ठीक है जी, नोट कर लो, फोटो खींचना है, फोटो खींच लो। 3 क्वेश्चन कर सकते हैं घर पे, 63 64, मतलब 4 क्वेश्चन 5.47 पे 63 से 66 तक 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, नीट और जेई वालों का एक टेस्ट है भाई, संडे को, फिजिक्स का, यूडीएम 1D और 2D ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। स्कूल वाले भी, मतलब जो स्कूल लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं, कम से कम नीट वाला पेपर तो दें, अगर वो जेई के हैं तो। ठीक है जी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो तैयार करना पड़ेगा। स्कूल में भी फिर ऑब्जेक्टिव में कई बार गलतियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा, हमें तो लगता है हमारा आंसर ठीक है, पर वहां वो आंसर ठीक नहीं निकलता, प्रैक्टिस की जरूरत रहती है जी। आओ जी, पेज नंबर 5.51।
पेज नंबर 5.51। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, रीड करके आना जी, लिख देना होमवर्क में। नेसेसिटी भी है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते ना, हम पेन से लिख सकते हैं, कई सारी नेसेसिटी में यूज होता है, मतलब नेसेसरी भी है और इसमें एनर्जी भी खर्च होती है। मतलब टायर घिस रहा है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो टायर नहीं घिसेगा, पर फ्रिक्शन ना हो तो व्हीकल रुकेगा भी नहीं। ठीक है जी, तो बेसिकली जरूरी भी है और इवल भी है, वो पढ़ना है। मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कई जगह कम करने की जरूरत होती है, वो रिड्यूस करने के मेथड लिखे हुए हैं, कई जगह बढ़ाने की जरूरत होती है, उसके बढ़ाने के भी तरीके लिखे हुए हैं। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन में जैसे थ्रेडिंग ऑफ टायर्स, हाँ ग्रिप के लिए, अगर ग्रिप होगी नहीं तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारा बताया भाई। जैसे बॉलर बॉलिंग कर होता है तो क्या होता है जी, कई बार गिल्ली पिच हो तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, गिरेगा, चोट लगेगी। हाँ, उसको फ्रिक्शन करने के लिए वहां क्या डालते हैं, ग्रास डाली जाती है ताकि फ्रिक्शन बढ़ा दे। ठीक है जी, तो कई जगह हमें फ्रिक्शन बढ़ाना भी पड़ता है, कई जगह घटाना भी है। तो सारे मेथड दिए हुए हैं, एक एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल टॉपिक है तो थ्योरी का पढ़ना जरूरी है भाई आपको। ठीक है जी, आओ जी अगला लिखो डेरिवेशन छोटी सी। पुलिंग अ लॉन रोलर, पुलिंग अ लॉन रोलर is easier than pushing. Pulling a lawn roller, pulling a lawn roller is easier than to push it. Pulling a lawn roller is easier than push it. लॉन रोलर देखे जी, घास काटने वाला। ठीक है जी, हाँ, या फिर क्रिकेट की पिच पे जो रोल होता है उसको भी आप रोलर बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो उसमें उसमें ऐसे शेप रहता है जी हमारा, हैंडल होता है जी एक उसका। ठीक है जी, अब पहला केस मैं पुल कर रहा हूँ जी, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ जी, पुल हो गया ना जी, ऐसे कर रहे हैं जी। ठीक है जी, अब देखो एंगल थीटा होता है जी इसका, रोलर का तो एंगल है जी एक, हैंडल का, तो फोर्स के भाई कंपोनेंट हो जाएंगे। फोर्स के क्या हो जाएंगे जी, कंपोनेंट। ये क्या हो गया भाई, एफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया जी, एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया, वेट एम जी, ये क्या हो गया, वेट एम जी। यहां ये फ्रिक्शन लग जाएगा, यहां क्या लग जाएगा जी, एक फ्रिक्शन। अगर कोई भी चीज चलेगी तो खींच रहे हैं उधर, कोई फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा, पीछे की तरफ जाएगा। हाँ जी, फ्रिक्शन का फार्मूला या विधि, एफ इजिकल टू म्यू आर, जस्ट बेसिक फार्मूला जब भी मैं पूछूं फ्रिक्शन का तो क्या है, एफ इजिकल टू म्यू इंटू आर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी, आर। किनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, मोशन में है तो एफ के लिखेंगे इसे, तो आर क्या होगा जी, एफ साइन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू क्या है जी, एम जी। तो आर क्या हो गया जी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा है ना जी। तो फ्रिक्शन क्या आ गया इस केस में, एफ के म्यू आर है, म्यू के आर भी कह सकते हो, म्यू के आर की वैल्यू डाल दूंगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा।
समझ आ गई जी। सेम उसमें करेंगे, पर अब की बात पुश करेंगे। पुश करेंगे तो फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। फोर्स कहाँ रहेगा जी? अंदर की तरफ। जी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट है जी पुश। ये कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है। हाँ छोटी सी है तो। अब की बार फोर्स अंदर की तरफ है। ये एंगल थीटा। देखो जी मैंने बताया था जो भी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है उसके कंपोनेंट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाके बनते हैं। एरो अंदर को है ना इसका। एरो इसका कहाँ को है? अंदर को। उसके कंपोनेंट नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाके बनेंगे। ठीक है जी। अगर ऐसे मैं लाइन मारूं, ठीक है जी, तो इधर को लग रहा है तो अंदर की तरफ ये थीटा तो ये भी थीटा। ये थी वहाँ पे 30 sin थीटा बड़ा है? sin थीटा बड़ा बड़ा कौन सा है? अच्छा तो प्लस ही कर। वो डायरेक्शन है। एम जी इधर जा रहा है, एफ साइन थीटा आर ऊपर जा रहा है। तो इधर को तो कोई मोशन है नहीं, इधर को तो कोई मोशन है नहीं, तो दोनों इक्वल होंगे। एफ साइन थीटा प्लस आर इज इक्वल टू एम जी। इधर को क्या आएगा? फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा इधर और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ। वेट एम जी नीचे की तरफ, आर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। आर नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर। इसमें आर की वैल्यू बढ़ गई। आर कितना आ गया यहां पर? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन एफ के डैश। फ्रिक्शन एफ के डैश। फ्रिक्शन क्या आ गया जी हमारा? एफ के डैश। एफ के डैश क्या आ गया जी? म्यू इंटू आर। तो भाई आर इस बार क्या है जी? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो भाई इसमें पुश में तो फ्रिक्शन बढ़ गया, पुल में फ्रिक्शन कम था, तो पुलिंग इज इजियर देन, हेंस प्रूव हो गया जी पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। एक में फ्रिक्शन कम है, एक में फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है भाई। पुल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कम है तो इजियर है। ठीक है जी, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ, पर इसमें फ्रिक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है जी, तो इसलिए टफ हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आज का लास्ट टॉपिक जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। रिकॉर्डिंग तो हम देखते हैं, हर लेक्चर की करा के नहीं देखते हैं। भेजिए भाई। कैमरा भी देखते हैं, या तो कोई आईफोन वगैरह लेके रिकॉर्डिंग करा के रखेंगे हर रोज। इसमें बच्चे कहते हैं कुछ ब्लर सा हो जाता है। पता नहीं प्लस टू वाले कहते हैं, आपने देखी है कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? ठीक रहता है कि मुझे कैमरा शेडिंग देखने में काफी प्लीजिंग जैसे कि ना हाँ ये अपने आप करता है कई बार। हाँ जी चलेंगे आगे। हो गया।
चलो जी लास्ट टॉपिक जी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो जी सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी, टू मेक अ बॉडी लिखने की, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव along a circular path, move along a circular path with uniform speed, with uniform speed is called centripetal force, is called centripetal force। ये O सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कहां को लगता है जी? along the radius towards the center, along the radius towards the center। लिख लो जी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां को लगता है? इट इज ऑलवेज along the radius towards the center, it is along the radius towards the center। फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहता है जी? v² और ओमेगा स्क्वायर आर, एफ सी क्या हो जाएगा? mv²r, mv²। ठीक है जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा जी? mv²r। और क्या फार्मूला था जी? m ओमेगा² r, m ओमेगा² r। एक बार समझ लो सेंट्रीफ्यूगल, फिर सारे फॉर्मूले दो ही तो लिखे भाई। ऊपर एमबीसी ये तो फोर्स का जनरल फार्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, दो ही फार्मूले। समझ लो भाई, आराम से बाद में नोट कर लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ से बाहर निकालना है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है और उसको बाहर निकालना है, उससे बाहर चला जाए, ठीक है जी, उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस पे क्या लगता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है जी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप एफ से लिख लें। वो क्या होता है जी? सेम वैल्यू रहती है mv²r along the radius away from the center। सेम ही फार्मूला है, along the radius। डायरेक्शन क्या होती है जी? डायरेक्शन क्या होती है जी? along the radius away from the center। बस फर्क इतना है कि away from the center है। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। किसी भी चीज को अगर हमें सर्कुलर पाथ से हटाना है तो हमें कितना फोर्स चाहिए जी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। और वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल मैग्नीट्यूड तो उतना ही चाहिए, पर डायरेक्शन उल्टी चाहिए। डायरेक्शन क्या चाहिए जी? उल्टी। लिख लो जी, साइड में लिख लेना, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है जी, चलो नोट कर लेना जी।